Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटिको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सबको पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 27 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें हमने डिटेल में एनालाइज किया है और ये हमारा 28वां चैप्टर चल रहा है जिसका हम फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जिसमें हम केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? आपको बताना है कौन सा ऐसा आयोग है जिसने अंतर्राज्यीय परिषद जिसे आप अंतर सरकारी परिषद भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना का समर्थन किया था। ऑप्शन ए पूंछी आयोग ने, ऑप्शन बी सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग ने और ऑप्शन डी मोइली आयोग ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सरकारिया आयोग ने समर्थन किया था अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो सरकारिया आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर मई 1990 में संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री को इस आय जो ये आपकी परिषद बनी थी अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी अध्यक्षता करनी थी और इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है? आपको बताना है, ये जो आपको 4 आयोगों के नाम दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग है जो संघ राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति और ऑप्शन डी पुंछी आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है वह संघ राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी जो आपको 3 आयोग दिए गए हैं, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, ये आपके तीनों के तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो वो है आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में हुआ था। 1998 में चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधि कानून 1991 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। बाकी जो आपके तीनों आयोग बताए गए हैं वह संघ राज्य से संबंधित हैं। इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया गया है कि जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी उसका गठन इसलिए किया गया था कि जो राज्यों की ओर से धन उपलब्ध कराया जाता है इलेक्शंस के लिए, उनका व्यवहार कैसा है, इस बात का अध्ययन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनः विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो केंद्र और राज्यों के संबंध हैं इन पर पुनः विचार की मांगें बार बार बढ़ती रही हैं। इसका रीज़न दिया गया है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेट्स होते हैं उनके पास विकास के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें एजर्शन और रीज़न दोनों सही दिए गए हैं और जो आपको रीज़न बताया गया है वो एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। जो केंद्र और राज्यों के संबंध हैं उन पर पुनः विचार करने की मांग बढ़ती जा रही है और वह मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो राज्य हैं राज्यों के पास उनके स्टेट्स का विकास करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है। आप सबको पता है कि भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है एज कम्पेयर टू स्टेट, तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व रहता है। जो आपके स्टेट होते हैं उस पर केंद्र का वर्चस्व बना रहता है। यदि
यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है। जो टैक्सेस रेवेन्यू मिलते हैं भारत सरकार को, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में उनका बंटवारा किया जाता है। लेकिन फिर भी जो वित्तीय सोर्स होते हैं, फाइनेंशियल जो सोर्स होते हैं, उनका टिल्ट केंद्र की तरफ ज़्यादा होता है, केंद्र के पक्ष में अधिक होते हैं। राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाते और यही कारण है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उन पर पुनः विचार की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी सही दिया गया है, और जो आपको रीज़न दिया गया है वह असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें से एक को अभिकथन असर्शन कहा गया है और दूसरे को रीजन कहा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। असर्शन में आपको बोला है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं उनको राज्य के अंदर एंश्योर कराने के लिए, उनका अनुपालन एंश्योर कराने के लिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। रीज़न इसका दिया गया है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत की जो सरकार है वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो आपको रीज़न दिया गया है वह असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 256 ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों, कानूनों और ऐसी विद्यमान विधियों जो उस राज्य में लागू है उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे जो केंद्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या फिर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार जो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें ना तो कोई अड़चन आए और ना ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो वह आर्टिकल कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए आर्टिकल 257, ऑप्शन बी आर्टिकल 258, ऑप्शन सी आर्टिकल 355 और ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 257 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें कोई भी अड़चन ना आए या फिर उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। केंद्र के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 257 क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है कि इसके प्रयोग में कोई ना तो अड़चन आए ना ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार वहाँ तक किया जा सकता है जहाँ तक राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट लगता है कि यहाँ पर राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में ध्यान से देखा होगा तो आपको ये आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भारत के विधायी संबंध,
प्रशासनिक संबंध और जो वित्तीय संबंध है वह भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो वित्तीय संबंध है वह भारत के संविधान के किस भाग में बताए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 12 में और ऑप्शन डी भाग 13 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भाग 12 में। भारतीय संविधान का जो भाग 12 है उसके अंदर फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं केंद्र और राज्यों के, उनके बारे में बताया गया है। और जो आपका भाग 11 है उसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में आपसे वित्तीय संबंधों के बारे में पूछा है जो भारतीय संविधान के भाग 12 में बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का विवरण भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। भारतीय संविधान के जो आपको अलग अलग भाग बताए गए हैं इन ऑप्शंस में, उनमें देखिए क्या क्या बताया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं वह भारतीय संविधान के भाग 10 में बताए गए हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी और प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इन सभी के बारे में भाग 13 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आपको बताना है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है वह भारत के कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 168 से 171 तक, ऑप्शन बी आर्टिकल 268 से 281 तक, ऑप्शन सी आर्टिकल 278 से आर्टिकल 291 तक और ऑप्शन डी आर्टिकल 289 से आर्टिकल 295 तक। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 268 से आर्टिकल 281 में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 12 में आते हैं, इनके अंदर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो आर्थिक संबंध होते हैं उनके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 281 में आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक या फिर वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 268 से आर्टिकल 281 संघ और राज्यों के मध्य राजस्वों का विवरण के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जा सके। ये सभी आपको भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 281 में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस प्रावधान में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि बिना कोई कानून बनाए ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही ऐसा कोई टैक्स का कलेक्शन किया जा सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 265, ऑप्शन बी आर्टिकल 266, ऑप्शन सी आर्टिकल 300 और ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 265 के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि बिना किसी विधि के प्राधिकार के ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही किसी ऐसे टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित होता है, लगाया जाता है या फिर संग्रहित यानी कि कलेक्ट किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। जब तक कोई विधि नहीं बनाई जाएगी ऐसे कोई ना तो टैक्स लगाया जाएगा ना ही उसका कलेक्शन होगा। आर्टिकल 266 में बताया गया है भारत और राज्यों की जो संचित निधियों और लोकलेखे भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखे के बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है। और जो आपका आर्टिकल 300 है उसके अंदर संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की जो अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है कि
करों को केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित भी किया जाएगा, लेकिन वो जो टैक्सेस हैं वे केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो टैक्सेस होते हैं वो लगाए भी केंद्र सरकार के द्वारा जाएंगे और उनका कलेक्शन भी केंद्र सरकार के द्वारा होगा, लेकिन जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वह केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 268, ऑप्शन बी आर्टिकल 269, ऑप्शन सी आर्टिकल 270 और ऑप्शन डी आर्टिकल 271। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 270 के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो टैक्सेस हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे और इनका कलेक्शन भी केंद्र सरकार के द्वारा होगा, लेकिन जो इन टैक्सेस का वो डिस्ट्रीब्यूशन है वह केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 270 के तहत ये प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क आर्टिकल 268 और आर्टिकल 269 और आर्टिकल 269A में निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार के द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्टिकल 270 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 269 क्रॉस ए के अंदर जो भी टैक्स और कर दिए गए हैं उन्हें छोड़कर भारत सरकार के द्वारा सभी कर लगाए जाएंगे और उनका कलेक्शन भी किया जाएगा और इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि जो भारत में वित्तीय सौदे होते हैं उन पर जो स्टैंप शुल्क लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। जो स्टैंप शुल्क है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। सेकंड में आपको बोला गया है कि स्टैंप शुल्क का जो विनियोजन है वह संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में बोला है कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है और सेकंड में आपको बोला है कि केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार के द्वारा उसका विनियोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में से किसी के भी द्वारा स्टैंप शुल्क ना तो लगाया जाता है ना ही वसूला जाता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 268 के तहत के अनुसार ऐसे स्टैंप शुल्क जो संघ सूची में वर्णित होते हैं, संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टैंप शुल्क है, उन्हें संघ सरकार के द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित और कलेक्टेड और विनियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी वो दोनों की दोनों मर्ज करके दी गई थी। जो आपका स्टैंप शुल्क होता है वह उन्हें संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है और उन्हें वसूला जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है और किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि संघ सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और सेकंड में बोला है कि राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। भारत के अंदर जो शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार होते हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वह सेंटर के द्वारा लगाया जाता है और जो इसको कलेक्ट किया जाता है वह स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों और ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंदर जो शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार हैं उनके लेन देन पर जो टैक्स लगाया जाता है वह संघ सरकार यानी कि सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंदर 3 सूचियाँ दी गई हैं। फर्स्ट केंद्र सूची, सेकंड नंबर पर राज्य सूची और थर्ड नंबर पर समवर्ती सूची। शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में जो लेन देन होता है उस पर संघ वो जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 270 के तहत संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसे संघ सरकार के द्वारा ही एकत्रित भी किया जाता है।
भारत के अंदर जो शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार है उनके लेन देन पर जो कर है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर एसटीटी वर्ष 2004 में लागू किया गया था। भारत के अंदर जो एसटीटी है वह उसे 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के जो राज्य हैं वह विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो भारत संघ के राज्य हैं वह जो विदेशी ऋण होता है उसे लेने के लिए पावर रखते हैं, उसे डायरेक्ट लेने के लिए पावर रखते हैं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संघ के जो राज्य हैं वह सीधे डायरेक्ट विदेशी ऋण लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 291 क्लोज 1 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है होती है उसका विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि के द्वारा नियमित करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रतिभूतियां देने तक ही सीमित होता है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के जो राज्य हैं वह विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। राज्य के द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिभूति पर ही प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि राज्य जो होते हैं वह एक दूसरे राज्य के अंदर ही उधार ले सकते हैं, वह किसी विदेशी ऋण को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ये भारत के संविधान के बाहर है, ऐसा भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो बताया गया है कि जो विदेशी ऋण होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन सम अनुदेशित करता है? आपको बताना है कि जो राज्य सरकारों को कृषि आयकर लगाना होता है वह उसे कौन समूह उद्देशित करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय परिषद और ऑप्शन डी भारत का संविधान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भारत का संविधान। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि राज्य सूची के अंदर जो 46 नंबर पर है के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में आता है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा जो देय पूर्ण धनराशि होती थी वह संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है। ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी मरण उपरांत संपदा शुल्क, ऑप्शन सी उत्तराधिकार शुल्क और ऑप्शन डी व्यापार व्यवसाय और वृत्ति कर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, व्यापार व्यवसाय और वृत्ति कर। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 276 क्लोज 2 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यों को या फिर उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2,500 रुपये 60वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा 250 रुपये के स्थान पर प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है। जो यह रकम 2,500 थी पहले उसे 250 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा जो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय है उसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) क्लोज 1 सब क्लोज डी और ई, ऑप्शन बी आर्टिकल 300, ऑप्शन सी आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 301 के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय होता है उसके लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा, यानी कि उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ये स्वतंत्र हो। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके अंदर 45 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो
तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।